स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स पढ़ेंगे। ये प्रश्न वर्णमाला, समास, संधि, पर्यायवाची और शब्दावली पर आधारित हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। जी बिल्कुल। आज की ये विस्तृत चर्चा कोई साधारण रिवीजन नहीं है। हम लेखपाल परीक्षा के नजरिए से हिंदी व्याकरण के उन 100 सवालों को डिकोड करेंगे जो बार बार पेपर में फंसाते हैं। आज हम रटने की बजाय समझने पर जोर देंगे ताकि कोई भी घुमावदार सवाल हमें फंसा ना सके। तो सीधे शुरू करें। बेहतरीन। तो एक बुनियादी टेस्ट से शुरुआत करते हैं, वर्णमाला के मूल तत्वों से। पहला प्रश्न, हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? कुल 52 वर्ण होते हैं। एकदम सही। अच्छा, अब इनमें जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। बहुत बढ़िया। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में 2 गुना और प्लुत में जैसे ओम बोलते हैं उसमें 3 गुना। अच्छा, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये चारों बाकी व्यंजनों से थोड़े अलग दिखते हैं। व्याकरण में इनका क्या नाम है? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं। बिल्कुल। अब यहां मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे विज्ञान में किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम होती है, जैसे और नहीं तोड़ा जा सकता, वैसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अरे वाह, ये तुलना बहुत शानदार है। भाषा का वो एटम है वर्ण या ध्वनि। हाँ, और जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना रुकावट के होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। अब आते हैं उच्चारण और वर्तनी पर। यहां से पक्के सवाल बनते हैं। बताओ, क वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ यानी गला है। और च वर्ग का? इसका उच्चारण स्थान तालु है। हाँ, यहाँ एक तार्किक बात है। हमारी जो वोकल एनाटॉमी है ना, वो एक क्रम में काम करती है। हवा गले से निकलती है, फिर तालु, फिर मूर्धा, दांत और अंत में होंठ। मतलब पूरा एक वैज्ञानिक ढांचा है। बिल्कुल। अच्छा, अब परीक्षा का सबसे बड़ा जाल, वो वर्तनी जो हर साल पूछी जाती है, कवयित्री या कवियत्री, शुद्ध क्या है? शुद्ध वर्तनी है कवयित्री, कवयित्री। अक्सर लोग कवि सोचकर कवियत्री लिख देते हैं, जो गलत है। यही तो एग्जामिनर करवाना चाहता है। अब बताओ, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उत उपसर्ग है, उत और ज्वल। सही। और अनुनासिक ध्वनियों का संबंध हमारे सिस्टम के किन हिस्सों से है? अनुनासिक बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। अब आते हैं संधि और समास के उलझाने वाले हिस्से में। संधि के मुख्य भेद कितने हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। यहां एक बुनियादी अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और अगर मैं कहूं कि 2 शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन रहा है तो? शब्दों का मेल समास कहलाता है। बस यही मास्टर की है। वर्ण जुड़े तो संधि, शब्द जुड़े तो समास। चलो, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है क्योंकि यथा एक अव्यय है। हाँ, ये एक वायरस की तरह है जो पूरे शब्द को अव्यय बना देता है। लंबोदर में कौन सा समास होगा? यहाँ बहुव्रीहि समास है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी बिल्कुल। बहुव्रीहि का ही एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। दशानन में कौन सा समास है और क्यों? ये भी बहुव्रीहि है क्योंकि इसमें दस और आनन दोनों प्रधान नहीं है। दशानन बोलते ही दिमाग में सीधा रावण आता है, यानी एक तीसरा अर्थ। बहुत स्पष्ट जवाब। अब बताओ, राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा राजा का पुत्र, और का आने की वजह से ये तत्पुरुष समास है। एकदम सही। अब कुछ संधियां। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्या और अर्थी। यहाँ आ और अ मिलकर दीर्घ हो रहे हैं तो दीर्घ स्वर संधि है। इत्यादि का संधि विच्छेद। इति प्लस आदि। और पवन का ये बहुत आता है, पो प्लस अन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। अब शब्दों की उत्पत्ति। जो शब्द सीधे संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम कहते हैं। तो कार्य जो तत्सम है उसका बिगड़ा हुआ रूप या तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा काज या काम। और अग्नि का तद्भव? आग। अच्छा, ये बताओ, लोटा किस प्रकार का शब्द है? लोटा एक देशज शब्द है। ये संस्कृत से नहीं बल्कि हमारी स्थानीय बोलियों से बना है। और रिक्शा, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? हाँ, रिक्शा दरअसल एक जापानी शब्द है।
है ना हैरानी की बात। जापानी शब्द भारत की हर गली की पहचान बन गया है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। दर्जी के पास जो कैंची होती है वो किस भाषा का शब्द है? कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। और कोर्ट में जो वकील खड़े होते हैं? वकील मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। इससे पता चलता है कि हिंदी एक स्पंज की तरह है। इसने तुर्की अरबी को ऐसे सोखा है जैसे वो अपने ही हों। बिल्कुल, पता ही नहीं चलता कि ये विदेशी शब्द है। खैर, तत्सम पर लौटते हैं। आंख का तत्सम क्या है? अक्षी। गांव का तत्सम? ग्राम। और खेत का? ये इंपॉर्टेंट है। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। अब प्रकृति के पर्यायवाची लेकिन पैटर्न के साथ। आकाश के 3 पर्यायवाची बताओ। व्योम, नभ, गगन। कमल के? जलज, पंकज, सरोज। सूर्य के? दिनकर, दिवाकर, भानु। अमृत के? सुधा, पीयूष, सोम। और बादल के पर्यायवाची? जलद, नीरद, वारिद। अब यहाँ एक तार्किक ट्रिक है। पानी के पर्यायवाची जैसे जल या नीर में अगर ज जोड़ दें तो जलज बनता है, यानी कमल। और अगर पानी वाले में द जोड़ दें तो जलद बन जाता है, यानी पानी देने वाला बादल। बिल्कुल सही पकड़ा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी, ऐसे ही कुछ और डिकोड करते हैं। पक्षी को और क्या कह सकते हैं? खग, विहग, पखेरु। खग मतलब ख यानी आकाश और ग यानी गमन करने वाला। जो आकाश में उड़े वो खग। अच्छा, जंगल के पर्यायवाची? वन, कानन, अरण्य। पृथ्वी के? धरा, वसुंधरा, भूमि। अग्नि के बताओ? पावक, अनल, हुताशन। और भगवान गणेश के? लंबोदर, गजानन, विनायक। इन नामों में कितनी विविधता है। गजानन मतलब हाथी के मुख वाला, लंबोदर मतलब बड़े पेट वाला। हाँ, हर गुण के लिए अलग शब्द है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। अब विलोम शब्द। अमृत का विलोम क्या है? विष। आलोक यानी प्रकाश, उसका विलोम? अंधकार। अब वो प्रश्न जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। जंगम का विलोम क्या है? जंगम का विलोम है स्थावर। हाँ, और ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि जंगम मतलब मूवेबल संपत्ति और स्थावर मतलब इमूवेबल, जैसे जमीन। अच्छा, सृष्टि का विलोम? प्रलय। उत्थान का विलोम? पतन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी बिल्कुल। विलोम का राउंड जारी रखते हैं। अल्पिज्ञ का विलोम? बहुज्ञ। आयात का विलोम? निर्यात। जो सामने हो यानी प्रत्यक्ष, उसका विलोम? परोक्ष। अब इसे ध्यान से बताना। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? इसका विलोम है कृतघ्न। बिल्कुल, ये ऐसा युग्म है जहां छोटी सी ध्वनि से पूरा अर्थ बदल जाता है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ और अंत में घना लग जाए तो एहसान फरामोश या कृतज्ञ। अच्छा, मृदुल का विलोम? रुक्ष यानी कठोर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। अब आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। यह भाषा का शॉर्टकट या जिप फोल्डर है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। जिसकी कल्पना न की जा सके? अकल्पनीय। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो? अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता हो? सर्वज्ञ। और जो बहुत कम जानता हो? अल्पज्ञ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। शॉर्टकट के कुछ और उदाहरण। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई। अग्रज। और बाद में जन्म लेने वाला छोटा भाई। अनुज। यहाँ ट्रिक ये है कि अग्र मतलब पहले और अनु मतलब पीछे। सिर्फ उपसर्ग याद रखने से काम आसान हो जाता है। अच्छा, जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम। जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष। और किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। अब भाषा के उस हिस्से में चलते हैं जो उसमें रंग भरता है। मुहावरे। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ? किसी की हद से ज्यादा प्रशंसा करना। अंगूठा दिखाना। मौके पर धोखा दे देना या इनकार करना। आंख का तारा। बहुत अधिक प्यारा होना। ईंट से ईंट बजाना। पूरी तरह विनाश कर देना। और गागर में सागर भरना। वैसे हमारी ये जो चर्चा चल रही है ये भी तो गागर में सागर ही है ना। एकदम सही उदाहरण। मतलब थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह देना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। 9 2 11 होना का अर्थ? भाग जाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जानबूझकर अपना नुकसान करना। ऊंट के मुंह में जीरा। जरूरत ज्यादा हो पर मिले बहुत कम। अंधे की लाठी। एकमात्र सहारा। और घी के दिए जलाना। अप्रत्याशित खुशियां मनाना। कुल्हाड़ी, ऊंट, लाठी, घी, ये सब मुहावरे बता रहे हैं कि हमारी भाषा ग्रामीण जीवन से कितनी जुड़ी है। हाँ, गांव की चीजें ही मुहावरों में अमर हो गई हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। अब थोड़ा तकनीकी हिस्सा।
प्रकार या भेद की संख्या। मैं एक मेमोरी हुक दे रहा हूं, 5, 6, 4, 2, 8। अब डिकोड करते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के? 6 भेद। विशेषण के? 4 भेद। क्रिया के मुख्य भेद? 2, सकर्मक और अकर्मक। और कारकों की कुल संख्या? 8 कारक होते हैं। बस कोड तैयार है, 5, 6, 4, 2, 8। इसे पेपर से पहले दोहरा लेना है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी बिल्कुल। अब कारकों की विभक्तियां। ने किस कारक का चिन्ह है? ये कर्ता कारक का है, जैसे राम ने रोटी खाई। को और के लिए? संप्रदान कारक, जब किसी को कुछ दिया जाए। से अलग होने के अर्थ में किस कारक का चिन्ह है? यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। ये अपादान कारक का चिन्ह है। हाँ, क्योंकि करण कारक में से एक औजार है, जैसे पेन से लिखा, लेकिन पेड़ से पत्ता गिरा में अलगाव है, तो वो आपादान है। अच्छा, पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? उसे दंपति कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? केवल 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत की तरह नपुंसक लिंग नहीं होता। सही। कवि का स्त्रीलिंग? कवयित्री। विद्वान का? विदुषी। लेखक का स्त्रीलिंग? लेखिका। अब एक दार्शनिक सवाल। प्राण शब्द सदैव किस वचन में प्रयोग होता है? शरीर में तो एक ही जान है, फिर भी। ये बहुत रोचक है। प्राण हमेशा बहुवचन होता है। हम कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, कभी उड़ गया नहीं कहते। बिल्कुल, क्योंकि हमारी संस्कृति में जीवन ऊर्जा को सम्मान देने के लिए उसे बहुवचन माना गया है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। दर्शन शब्द किस वचन में आता है? दर्शन भी हमेशा बहुवचन में आता है। हाँ। आपके दर्शन हुए। और जनता शब्द? इसमें तो लाखों लोग हैं। यही तो विरोधाभास है। जनता हमेशा एक वचन होती है। अखबार में आता है जनता जाग गई है। हाँ, क्योंकि वो एक कलेक्टिव यूनिट बन जाती है। साधु का बहुवचन? साधु का साधु ही रहता है। चिड़िया का? चिड़िया, चंद्रबिंदु लगाकर। और पुस्तक का? पुस्तकें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। अब साहित्य के पन्ने। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हर साल 14 सितंबर को। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? उदंत मार्तंड। गबन और गोदान जैसी अमर रचनाएं किसकी? ये महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की हैं। मुंशी प्रेमचंद ने ही साहित्य को आम किसान तक पहुंचाया। अच्छा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये हमारा आखिरी पड़ाव है। संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। रामचरितमानस मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। देखो, तुलसीदास जी का इतना विशाल ग्रंथ मानक हिंदी में नहीं बल्कि क्षेत्रीय बोली अवधी में रचा गया। ये हमारी भाषाओं की व्यापकता का प्रमाण है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। रस के कुल कितने अंग माने गए हैं? रस के 4 मुख्य अंग होते हैं। और आज का 100वां और आखिरी प्रश्न। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को। तो ये था हमारा 100 प्रश्नों का सफर। इन सबको डिकोड करने के बाद एक विचार दिमाग में आता है। क्या हिंदी सिर्फ रटने वाले नियमों का एक ढांचा है, या ये एक जीता जागता इतिहास का म्यूजियम है? सही कह रहे हैं आप। मतलब संस्कृत से निकलकर इसने अरबी, तुर्की, जापानी हर भाषा के शब्दों को अपना लिया है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब हम और आप रोजमर्रा में सामान्य हिंदी बोलते हैं तो अनजाने में ही हम कितनी सदियों का मानव इतिहास और सभ्यताओं का लेन देन अपनी जुबान से दोहरा रहे होते हैं। बस इसी विचार के साथ आप लोग अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। शुभकामनाएं।